नमस्कार दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं एक नई सीरीज़ जिसमें हम अपने क्षेत्र के जाने माने लोगों से मिलेंगे और उन्हें जानने की कोशिश करेंगे। इसे आप पॉडकास्ट भी कह सकते हो, इंटरव्यू भी कह सकते हो, चाय पे चर्चा, कॉफ़ी पे चर्चा, कुछ भी कह सकते हो। इसी सीरीज़ में आज हम सबसे पहले आ गए हैं एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलने जो दिल्ली में, खासकर पूर्वी दिल्ली इलाके में बहुत ज़्यादा चर्चित हैं, जाने माने हैं, जनता के सेवा कार्यों से जुड़े रहते हैं, आरएसएस की विचारधारा से प्रभावित हैं और बीजेपी के कई संगठनों में पद इनका रह चुका है और कई संगठनों में अभी भी कार्यरत हैं। प्रवक्ता भी रह चुके हैं, अध्यक्ष भी रह चुके हैं और हाल ही में जो मेरे जानने में आया कि सुदर्शन न्यूज़ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो इनका दिल्ली एनसीआर में राष्ट्रीय निर्माण संगठन के संयोजक के रूप में इन्हें पदभार दिया है। आइए स्वागत करते हैं सुनील खुरचंद जी का। नमस्कार। तो अंकल जी, इतने सारे जो आप कार्यभार संभाल रहे हैं, पदों में संभाल रहे हैं, अलग अलग संगठनों में, आरएसएस से भी जुड़े हैं, बीजेपी से भी जुड़े हैं, तो ये सब कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? ये सब मैं जानता हूँ कि भगवान का आशीर्वाद है, हम पे पूरा है। जिस प्रकार मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं ना, तो मैं 1-2 घंटे कम ही मान सकता हूँ कि अपने आप को कि मैं काम करता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ काम करने में जितनी एनर्जी आती है ना, घर पे बैठने और सोने से नहीं आती है। और मेरा मानना है जो आदमी जितना काम करेगा उसका उतना ज़्यादा दिमाग चलेगा, उतनी ज़्यादा फुर्ती से काम करता है और काम करने में इच्छा ज़्यादा रखता है। अच्छा, ये आप अपने आप को कैसे आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हो? अगर आप अपना खुद का इंट्रोडक्शन देते हो तो आप खुद को क्या बताते हो कि आप क्या हो? नेता हो, कार्यकर्ता हो, संयोजक हो, क्या बताते हो आप? मैं एक साधारण आदमी हूँ, एक समाज और देश हित के लिए काम करने वाला व्यक्ति हूँ। मैं कोई, हाँ ये कह सकते हैं, नेता तो नहीं कह सकते कि मैं नेता हूँ, लेकिन ऑलमोस्ट सारे लोग मुझे नेताजी के नाम से ही जानते हैं। और जो मेरा मानना ये है कि अगर आपका जो जन्म हुआ है इंसानियत, तो उसको इंसानियत के नाते आप इंसान बन के ही काम करो, क्योंकि भगवान ने 2 प्रकार के लोगों को जन्म दिया है, एक जानवर को और एक इंसान को। तो जानवर क्या करता है, अपना पेट भरने के लिए रोटी खाता है और अपना खा के और झाड़ू लगा के पूंछ से और सो जाता है। हमारा मानना ये है कि हम इंसान हैं, एक दूसरे के काम आए, एक दूसरे के लिए खड़े रहे और एक दूसरे का सहयोग करते रहे। आप शुरू से दिल्ली में ही रहे हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है। हाँ, आपका बचपन कहाँ बीता, कैसे बीता? थोड़ा अपने बचपन के बारे में बताइए। बचपन की कहानी तो ये है हमारी कि 1992 में बाबरी मस्जिद वाला जो मामला हुआ था। अच्छा, 6 दिसंबर 1992 में तब मैं अयोध्या में ही था। अच्छा, ठीक है। कार सेवक के रूप में? कार सेवक के बाद बीजेपी का पुराना कार्यकर्ता था मैं। क्या उम्र रही होगी उस वक्त आपकी? 16 साल के आसपास। 16 साल की उम्र में? हाँ। अच्छा, 16 साल की उम्र थी हमारी। हमने वो जो नज़ारे देखे, वहाँ जो दृश्य देखे थे कि जो उस समय मुलायम सिंह जी के राज में गोलियां चली थी और कितने कार सेवक मरे थे, जो वहाँ की दीवारें हैं वो भी आज खून से सब साफ हो गई हैं, वो तो नहीं कह सकते, लेकिन उस समय सारी खून से लथपथ थी। आदमी की डेड बॉडी ऐसे पड़ी थी जैसे कि एक जानवर की पड़ी होती है। और हमने उस समय का माहौल देखा था और आज का माहौल देख रहा हूँ कि राम मंदिर बन गया मोदी जी के कृपा से। मोदी जी के रहते रहते राम मंदिर बना, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, लेकिन हमने जो उस समय परिश्रम किया था अपनी जान को बचाते हुए, मैं एक छोटे से उम्र में कह सकते हैं कि उस समय हमने त्याग दिया था अपना घर, और तब से मैं दिल्ली में ही हूँ। मैंने दिल्ली में ही सारा किया। हाँ, वो बात अलग है कि मैं ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाया, अपने आप को मजबूत किया, संगठन के लिए शुरू से काम किया। आज भी देश हित में और समाज हित में काम करता हूँ मैं। तो सर, राजनीति में संगठन से आपको जुड़ाव, संगठन में आपके पद मिलना, ये सब कैसे शुरू हुआ? एक तो आपने बताया कि आप छोटी उम्र में ही वहाँ पे आपने कार सेवक के रूप में कार्य किया। उसके बाद कैसे कैसे क्या क्या पढ़ा हुआ है, कैसे आप इस मंजिल? उसके बाद मुझे याद है कि मैं ना यहाँ पर ही एक छोटी सी नौकरी करता था। तो नौकरी करने के बाद वहाँ पर लोगों ने बोला कि भाई ऐसा है, आज पार्टी का कार्यक्रम है। मैं पुराना जुड़ा था बीजेपी के साथ, तो उन्होंने बोला कि आज पार्टी का कार्यक्रम है, वहाँ चलना है। तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे प्रधानमंत्री थे,
विज्ञान भवन में मेरी ड्यूटी लगी थी। अच्छा अच्छा। विज्ञान भवन में मैं ऐसे मतलब जितने गेस्ट थे उनको एंटरटेन करता था। विज्ञान भवन ये इंडिया गेट के पास? हाँ, विज्ञान भवन। अरुण जेटली जी को मैंने स्पीच दी थी, प्रेस रिलीज होती है जो, नाश्ता उनको भी कराना, जितने भी बड़े दिग्गज लोग थे सबको मैं ही प्रेस रिलीज देता था, उसके बाद वहाँ पर उनका भाषण होता था। अच्छा। मुझे आज भी याद है, बड़े बड़े दिग्गज लोगों के साथ मेरा उठना बैठना था। और बस राजनीति में तो आपको पता है कि अगर आगे बढ़ना है तो बहुत कुछ चाहिए, तो शायद कुछ ऐसा था कि मेरा ज़मीर नहीं माना कि मैं लोगों के जो समझते हो ना कि चापलूसी करना, वो मैंने आज तक नहीं करी है और ना मेरे ब्लड में है। क्योंकि चापलूसी करके आप इंसान को तो धोखा दे सकते हो, भगवान को नहीं दे सकते हो। तो मैंने आज तक किसी की चापलूसी नहीं करी, सिर्फ देश सेवा और राष्ट्र सेवा और समाज सेवा में ही अपना इंटरेस्ट दिया है। भगवान की इतनी कृपा है कि काम धंधे की कोई दिक्कत नहीं है, अपना काम धंधा है, बिजनेस है एक, उसी से रोटी चलती है, बच्चे हमारे एकदम सेट हैं। मैंने अपना जीवन जो है समाज सेवा में झोंक दिया है। पैसे की कोई चाह नहीं है कि मुझे पैसा चाहिए। पैसा इसलिए वर्ड बोल रहा हूँ कि लोग होते हैं ना कि कहते हैं यार क्या करते होंगे, तो अपना ठीक ठाक काम है, ठीक ठाक रोटी चल रही है। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि जितना जीवन है सिर्फ समाज के लिए और लोगों के लिए भलाई करने के लिए ही निकाल दूँ मैं। चलिए, इस बार तो दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है, खुश तो बहुत होंगे आप? हाँ, बीजेपी की सरकार बनी है। मेरे पास स्पेशल कोटपुतली से एक मुकेश जी हैं, उनका मैसेज आया था, उनका फ़ोन आया था कि मेरी ड्यूटी शालीमार बाग में लगी हुई है और खुरचंद जी आप थोड़ी अपनी भी यहाँ पर टीम को लगाएं और काम करें। तो हमने भी रात 12 बजे 1 बजे तक रेखा जी के लिए हमने भी काम किया था। तो इस बार जो सरकार बनी है तो क्या क्या बदलाव आप देख रहे हैं? जो क्योंकि आप तो दिल्ली में ही पले बड़े हैं, काफ़ी टाइम से दिल्ली में सक्रिय भी रहे हैं, अलग अलग पदों में रहे हैं, बहुत जगह घूमते रहते हैं, तो क्या क्या बदलाव आप देख पा रहे हैं? जो ये जो टाइम अभी 2-3 महीने ही हुए हैं, वैसे हम लोगों को जज नहीं करना चाहिए जल्दी, लेकिन फिर भी कुछ कार्य होते हैं जो शुरू हो गए होंगे, जो पहले नहीं हो रहे थे दिल्ली में, लेकिन वो शुरू हो चुके हैं कम से कम। तो 2-3 कार्य ऐसे जो आप हमें बता पाएँ। देखो, बदलाव तो ऐसा है कि अकेले मोदी जी अगर चाह ले कि ये सारा काम संभाल ले तो नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मोदी जी के नीचे भी कुछ लोग हैं जो कि, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, जो कि मोदी जी के नाम पे बढ़िया रोटी खा रहे हैं। अच्छा। पब्लिक का कोई काम नहीं कर रहे हैं। पब्लिक, इस क्षेत्र की पब्लिक भी हमें आगे बोलती है कि ये काम नहीं हुआ, मेरा ये काम नहीं हुआ, मेरा ये काम नहीं हुआ। तो मैं लोगों से ये बोलना चाहता हूँ कि काम नहीं हुआ, आगे भी हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं कि आज नहीं हुआ तो होगा ही नहीं, आगे आने वाले टाइम में हो जाएगा। आप धैर्य रखो, काम सबके होंगे। अगर नहीं होता तो उसके लिए मैं बैठा हूँ और मैं काम करा के दूंगा आप लोगों के। लेकिन आप लोग सिर्फ पार्टी के लिए काम करो और पार्टी के साथ जुड़े रहने का वादा करो बस। अब ये जो लक्ष्मी नगर क्षेत्र है, यहाँ पे तो काफ़ी टाइम से बीजेपी का ही प्रभुत्व रहा है। जहाँ तक मेरी जानकारी, काफ़ी टाइम से यहाँ पे जो विधायक जीतते हैं वो भी बीजेपी के जीतते हैं। जब बहुत सारे जो आम आदमी पार्टी की लहर चल रही थी उस टाइम भी, जहाँ तक मेरी जानकारी, यहाँ पे बीजेपी ने अपना होल्ड नहीं छोड़ा था। तो अभी आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन जो उनका रहा है 10 साल, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, आम आदमी पार्टी अपने लिए अपना तरीके से काम कर रही थी। बीजेपी अगर उसी पैटर्न पे चल जाए, पार्टी के लोग, जैसे पब्लिक को सेवा ही चाहिए, पब्लिक को सब कुछ चाहिए, पब्लिक के लिए ही हम लोग इलेक्शन लड़ते हैं, पब्लिक ही हमें बनाती है। अगर पब्लिक नहीं खुश रहेगी तो विधायक, सांसद, निगम पार्षद बनने का क्या फायदा? फिर तो आप अपने घर के लिए काम कर रहे हो, समाज के लिए तो नहीं कर रहे हो। मेरा मानना यह है कि आप समाज के लिए काम करो, ना कि अपने लिए काम करो। और अगर जो आदमी अपने लिए काम करेगा, आज नहीं तो कल वो घर बैठ जाएगा। इस पार्टी में ये रूल है कि आज समाज के लिए आप काम कर रहे हो तो आपको काम मिलेगा, आप नेता बनोगे। और आप नेता बन गए, आप सोचे मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा और मेरे सिवा कोई नहीं है, तो उस चीज को वो भूल जाए। समय बहुत जल्दी किसी का भी अच्छा भी आ सकता है और खराब भी आ सकता है। तो आप क्या ये कहना चाह रहे हो कि आम आदमी पार्टी ने सिर्फ अपने लिए काम किया, इसलिए जनता ने उन्हें घर बैठा दिया? 100% यही हुआ है। 50% मानता हूँ मैं पब्लिक के लिए काम हुआ है, लेकिन 50% दिखावा भी हुआ है। तो दिखावे की राजनीति नहीं करो, रियल में काम करो, जो मोदी जी आप लोगों के सामने कर रहे हैं।
कभी आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं से आपका मिलना हुआ पर्सनली? देखो, मेरा एक मानना है, मैं आरएसएस का प्रांत उपाध्यक्ष भी हूँ और संघ के लिए काम करा मैंने और संघ के लिए काम कर रहा हूँ। तो हमारे उस संगठन में ये किसी के साथ दुश्मनी नहीं है जी कि आप इससे नहीं मिलोगे, आप उससे नहीं मिलोगे। जो काम अच्छा करेगा मेरा फर्ज है उससे मिलना, और नहीं कर रहा तो उसको बताना कि भाई काम करो। इससे पहले भी आम आदमी पार्टी का विधायक था, उससे हमने बहुत सारे काम कराए, उसने किया, हमारे अच्छे रिलेशन थे। आज वो शख्स बीजेपी में है। अच्छा। लेकिन हमें नहीं भूल रहा है वो, क्योंकि उसको पता है कि इस क्षेत्र में अगर कोई विधायक बनाता है तो वो सुनील खुरचंद जी बनाते हैं। पार्टी का काम अलग है, ठीक है। लेकिन नेता जो किसी से मिलने नहीं जाता है, वो तो बोलता है हम हैं, पार्टी बना रही है। लेकिन हमारे जैसे कई कार्यकर्ता जो एक एक आदमी हजार आदमी से जुड़ा है, वो उनसे हाथ पैर जोड़ के कि भाई पार्टी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, आप पार्टी के लिए काम करो, पार्टी को ही आगे बढ़ाओ, पार्टी के बंदे को ही जिताओ। ये तो हमने सुना है कि नेता नेता होता है, लेकिन नेता को कार्यकर्ता बनाते हैं, बस। तो वही बात आप भी कह रहे हैं। अच्छा, तो इसमें दिल्ली में तो बदलाव आ रहे हैं, और उसी के साथ साथ हम देख रहे हैं जैसे मोदी जी इस बार तीसरी बार लगातार चुन के आए हैं। तो इस बार सिर्फ 240 सीट आई थी और उसके बाद एक दो जुड़ी हैं, तो पहले की तरह प्रचंड बहुमत जो रहा था वो नहीं है। हाँ, वही अभी आपको मैंने बताया ना कि कुछ कारणों से जो लोगों ने काम नहीं किए, मोदी जी के नाम पे बैठ के खाया, तो वो उनकी गलतियों के कारण सीटें कम हुई, ना कि मोदी जी के कारण हुई। मोदी जी ने तो जितना प्रयास किया, मेरे ख्याल से और भी कोई जितना बड़ा लीडर है वो नहीं कर सकता है। लेकिन मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ, मोदी जी अकेले क्या करेंगे। आज मैं मोदी जी के नाम पे काम कर रहा हूँ, लोग मुझे जानते हैं कि खुरचंद जी की बातचीत ऊपर तक है, हर आदमी से जुड़ी हुई है। मोदी जी से मिल सकते हैं, खुरचंद जी मिलते हैं, अमित शाह जी से मिलते हैं, राजनाथ सिंह जी से मिलते हैं, सारे बड़े नेता से मिलता हूँ मैं। तो मैं कोई भी कमी होती है मैं डायरेक्ट जाके वहां बता के आता हूँ। मैं नहीं किसी छोटे किसी को बताता हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि हमें कोई लालच नहीं है। हमारे को विधायक नहीं बनना, हमारे को सांसद नहीं बनना, हमें सिर्फ देश सेवा और समाज सेवा के लिए काम करना है। लेकिन इनको बताना चाहता हूँ कि मोदी जी के नाम पर आप लोग ज्यादा से ज्यादा काम करो, मोदी जी का नाम मत खराब करो, काम ज्यादा करो, ऐसा ना हो कि उनके नाम पे आप अपने लिए कुछ करवा रहे हो। जी। ये प्रदेश की राजनीति हो गई, अब आते हैं राष्ट्रीय राजनीति पे। जी। तो इस बार क्या लगता है, सबसे पहला सवाल, क्योंकि आप बीजेपी से संघ से जुड़े हुए हैं, क्या लगता है अगली बार का जो पीएम का जो चुनाव होगा 2029 में, मोदी जी ही लड़ेंगे या कोई नया चेहरा आ सकता है? देखो, अभी इसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आगे आने वाले समय में कब क्या हो जाए ये नहीं पता है। लेकिन 100% सबको पता है कि मोदी जी ही आएंगे, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। लेकिन आगे से बोलना वो मैं नहीं समझता हूँ कि ठीक बात है, समय बताएगा। चलिए ठीक है, वो तो समय बताएगा, जब आएंगे फिर आपसे मिलेंगे तब बातचीत करेंगे। हाँ। और एक जो हाल ही के जो मुद्दे चल रहे हैं उन पे चर्चा करते हैं। एक मुद्दा जो अभी आपने देखा पार्लियामेंट से बिल पास हुआ, वक्फ का, वक्फ संशोधन बिल, वक्फ अमेंडमेंट बिल, तो उसके बारे में क्या राय है आपकी? तो उसके बारे में मैंने पहले भी आपको एक इंटरव्यू दिया था, आज मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये जो कुछ लोग हैं समाज के, अदर समाज के, उन्होंने लोगों को बहला फुसला के रखा हुआ है। उनको बेचारों को यही नहीं पता कि इनका हक है वक्फ बोर्ड में, इनकी जमीनें हैं, इनको स्कूल बना के देने चाहिए, इनको अस्पताल बना के देने चाहिए थे, इनको मदरसे बना के देने चाहिए थे। वो तो कुछ किया नहीं है, सिर्फ अपने लिए सारा बना के घूम रहे हैं, अपना राज कर रहे हैं। उसमें चाहे कोई भी हो, जिसको होता है ना कि जिसने चोरी करी है और चोरी करने के बाद दूसरा चोर उसके घर से चोरी करके ले जाए, तो उसको कितनी टेंशन होगी कि यार मैं तो माल चोरी करके लाया था, दूसरा ले गया। तो वही हाल यहाँ पर हो रहा है। अरे तुमने चोरी करी है, एक ईमानदार आदमी अगर दूसरों को बांट रहा है, दे रहा है, तो उसमें गलत क्या है? आप अगर सही हो तो सही के लिए लड़ो ना, गलत के लिए क्यों लड़ रहे हो? मेरा मानना यही है। और अभी हाल ही में जो घटनाएं हो रही हैं बंगाल में, आपने सुना होगा, बहुत न्यूज़ में, ट्विटर पे, सब जगह चर्चा हो रहा है कि मुर्शिदाबाद में बहुत भयानक दंगे हो रहे हैं। हाँ।
पलायन हो रहा है। हाँ। एक खास धर्म के लोग पलायन कर रहे हैं, उसका कारण जो वो खुद बता रहे हैं, वो दूसरे धर्म पे आरोप लगा रहे हैं कि उस धर्म के लोग आए और उन्होंने हमारे साथ ये सब अत्याचार किया और उसके वजह से हम पलायन कर रहे हैं। तो जो सरकार के लोग हैं वो वहाँ की जो पश्चिम बंगाल की सरकार है ममता बनर्जी की, उस पर आरोप लगा रहे हैं। जो ममता बनर्जी के टीम के लोग हैं और जो बाकी विपक्ष है जो हमारा, यही पॉलिटिक्स है, यही पॉलिटिक्स है। आप समझो, लोग बोलते हैं ना पॉलिटिक्स क्या होती है, यही पॉलिटिक्स है। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते रहना और काम कुछ नहीं करना। मेरा मानना यह है कि जब तक के मैं किसी चीज को अपने सामने नहीं देखूंगा, अपने कानों से नहीं सुनूंगा, मैं किसी भी चीज के ऊपर एक्शन नहीं लेता हूं। अगर आज कोई आदमी गलत काम कर रहा है, चाहे अपनी पार्टी का हो, तो हमारा मानना है कि उसको समझाओ, उसको समझाओ कि ये गलत बात है। हर चीज का निवारण होता है, हर चीज का हल होता है। कोई हल से नहीं तो छल से मानेगा, छल से नहीं तो बल से मानेगा। मनवाना आना चाहिए, कैसे मनवा सकते हैं। चाणक्य नीति पूरी अपनानी है। हाँ। और इसमें एक चीज़ और कि जैसे बहुत ज़्यादा मीडिया में जब हम लोग देखते हैं तो बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं कि मोदी जी बंगाल में राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाते। तो इस पे आपके क्या विचार हैं? लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, और समय देना चाहिए, क्या हो रहा है? मैं एक चीज बता रहा हूँ, अगर मोदी जी राष्ट्रपति शासन लगाना चाह रहे हैं या नहीं लगाना चाह रहे हैं, दोनों बातें हैं, तो मोदी जी से ज़्यादा किसी को नहीं पता कि क्या करना चाहिए, क्योंकि पूरा विश्व घूम चुके हैं, पूरा देश विदेश घूम रहे हैं, उन्हें सब पता है। तो वही है ना कि बड़े आदमी के आगे छोटा आदमी बोले तो बात ठीक नहीं है। तो जहाँ मोदी जी का नाम आ जाता है तो मैं नहीं समझता हूँ कि मेरे जैसे आदमी को कुछ बोलना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि जो भी हो रहा है उसके पीछे कुछ कारण होगा, तो वो मोदी जी को सोच समझ के ही कर रहे हैं, और जो भी जरूरत पड़ेगी उस तरह के वो एक्शन ले लेंगे। हाँ, अगर हमारे को भी कहा जाएगा कि आपको वहाँ की जिम्मेवारी दी जाती है, आप वहाँ जाके देखो, तो हम जाएंगे संगठन के काम के लिए। अगर हमारे को जिम्मेवारी मिलती है, वहाँ हालात देखने जाना है, वहाँ की पोजीशन क्या है, वहाँ लोगों को बताना है, समझाना है, तो हम भी जाएंगे। उसमें क्या दिक्कत आ रही है? अच्छा सुनील खुरचन जी, आप इतने सारे संगठनों में आप कार्यरत हैं। अभी मैं तो आपका एक बहुत छोटा सा मैंने आपका इंट्रोडक्शन दिया, क्योंकि मैं देख रहा था अगर मैं सारी चीज़ें बताने लगता तो मुझे लग रहा है 5-7 मिनट 10 मिनट तो आपका इंट्रोडक्शन देने में ही निकल जाता है। जितने सारे आप संगठन से जुड़े हुए हैं, कार्यरत हैं, जो आपने काम किए हैं, तो ये सब जो मैनेज करते हैं, मतलब ये सवाल मैं अपनी नई जनरेशन के लिए पूछ रहा हूँ जो इंटरेस्टेड हैं इस फील्ड में आने के लिए, कि आप जो मैनेज करते हैं, तो आपको एक, अगर आप दिन खत्म होता है और आप सोचते हैं कि यार आज मैंने क्या किया, तो रात में जो आप सोचते होंगे तो आपको क्या अनुभव आता है? अपने बारे में क्या सोचते हैं? अनुभव तो यही आता है कि वो दिन भी छोटा पड़ जाता है मेरे लिए। अच्छा। वो 24 घंटे जो है मेरे लिए छोटे पड़ जाते काम करने के लिए, क्योंकि मेरा एक रूटीन बना हुआ है कि अगर मैं कहीं जा रहा हूँ तो एक सिस्टम मानता हूँ कि 1 बजे से लेके 3 बजे वहाँ काम है, 3 बजे से लेके 5 बजे वहाँ काम है, 5 बजे से लेके 7 बजे वहाँ काम है, 7 बजे से लेके 9 बजे तक एक मीटिंग है। तो एक दिन में 5 मीटिंग 6 मीटिंग में करता हूँ। अपना सुबह 10 बजे निकल करके और रात को 9 बजे 9:30 बजे तक सारे जो समाज के काम है, पार्टी के काम है, वो इतने बजे तक ही होते हैं। उसको निपटाने के बाद फिर अपने घर आना, रात को 10, 11, 12 बजे सारा बैठ के देखना कि क्या क्या कहाँ काम हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, क्या छूटा है। जो छूटा उसके लिए कल से फिर तैयारी हो जाती है हमारी। एनर्जी कहाँ से लेके आते हैं इतनी? हाँ, एनर्जी कहाँ से लेके आते हैं? एनर्जी वहाँ से आती है जब आप एक सच्चे देशभक्त बन जाते हो, सच्चे इंसान बन जाते हो, तो वो ऊर्जा भगवान अपने आप ही तुम्हें दे देता है। अगर गलत काम करोगे तो भगवान गलत काम के लिए थोड़ी देर के लिए देता है तुम्हारे को टाइम, ये इतना टाइम है तुम्हारे पास, गलत काम कितनी देर कर पाओगे। अच्छे काम के लिए टाइम ही टाइम है, कितना भी करते जाओ। और नींद भी फर्स्ट क्लास आती है, नींद फर्स्ट क्लास आती है, लोगों की दुआएं मिलती हैं, लोगों की दुआएं मिलती है, वही ऊर्जा है। मेरा मानना तो ये। नई जनरेशन को आप क्या एक संदेश देना चाहेंगे जो उन्हें प्रेरित करे या उन्हें समझाए कि इस फील्ड में आना? क्योंकि हम लोग क्या देखते हैं, नेता बनना, एक अध्यक्ष बनना, किसी संगठन में ऊपर पदों पे आना एक बहुत नए जनरेशन के लिए एक लालच वाला रहता है कि अरे यार हम भी बन जाएंगे, हम भी बन जाएंगे। हाँ। लेकिन उसके पीछे जो उसकी जो मेहनत होती है, जो स्ट्रगल होता है, वो लोग कई बार नहीं समझ पाते। देखो, मैं हाँ
आपका मैं आपको रोक रहा हूँ। आप ये बोल रहे हो कि नई जनरेशन, पहले तो मैं नई जनरेशन से ये बोलता हूँ कि बेटा, और उनके बड़ों को भी, कि आप लोग घर में कम से कम 2 घंटे मोबाइल बंद करके रखो, अपने बच्चों के साथ बैठो, उनके साथ बात करो, अपना बताओ कि मैंने पिछले टाइम में जो यहाँ तक आज पहुँचा हूँ मैंने क्या क्या संघर्ष किए। जब तक कि आप अपने बच्चों को बताओगे नहीं कि मैंने क्या क्या काम किए, तब आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ और तुम लोग गाड़ी में घूम रहे हो। बच्चों को क्या पता, बच्चों को तो दिख रहा है ना, गाड़ी है, मर्सिडीज हमारे यहाँ है, नौकर चाकर है, इतना पैसा है। उसको ये नहीं पता कि पापा ने कितनी मेहनत से करा होगा। हर माँ बाप करता ही है। दूसरी बात मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि आज की डेट में हर पड़ोसी, हर रिश्तेदार, जो मेरा मानना है, दूर होता जा रहा है आपस में। तो हफ्ते का 1 घंटा या 2 घंटा या तो अपने पड़ोसी के यहाँ जबरदस्ती चाय पीने चले जाओ, अपने रिश्तेदार नातेदार के यहाँ जबरदस्ती चाय पीने चले जाओ। 2 घंटे जरूर दो, तभी आप लोग समाज के लिए कुछ कर पाओगे और समाज आपको अपना बनाएगा। आप सोचो कि मैं बहुत पैसे वाला हूँ, मेरे को किसी की जरूरत नहीं है, तो जरूरत तो हर इंसान को पड़ती है। लास्ट में 4 कांधा देने के लिए भी 4 आदमी चाहिए होते हैं। तो इसलिए जरूरत हर इंसान को है। तो इसलिए मिलजुल करके, अगर आप पैसे वाले हो, धनवान हो, किसी का भला कर सकते हो, किसी भी चीज़ से करो, उसका भला जरूर करो। अच्छा सुनील जी, इतना काम करते हैं आप, उतना लोगों से मिलते रहते हैं, आपका इतना बिजी शेड्यूल रहता है, कभी तो ऐसा होता होगा, लगता होगा कि आज थक गए, तो उस मोमेंट में आप क्या करते हैं? ऐसे कोई होता है, कोई फिल्म देखता है, गाने सुनता है, कोई किसी का होता है कि यार मैं कुछ बढ़िया सा खा लूँ तो एक एनर्जी आ जाए। आपके लिए ऐसा मोमेंट क्या होता है? मैं चार्ली चैपलिन को देखता हूँ। अच्छा, चार्ली चैपलिन की पुरानी मूवीज वगैरह, क्लिप्स वगैरह, हाँ, वो सब देखते हैं। हाँ, चार्ली चैपलिन को आप देख लो, तो आपके अंदर बहुत ज्यादा थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है, एनर्जी भी आ जाएगी। हाँ, माइंड एकदम फ्रेश हो जाएगा। क्योंकि वो ही एक ऐसा शख्स था जो रियल में करता था। रियल, हाँ, ये तो है, वो सब रियल में करता था बंदा। और मेरा मानना ये कि अच्छे से अच्छा आदमी आज की डेट में जितने एक्टर हैं, या कपिल शर्मा को कह लो या और भी किसी कह लो, तो ये आई थिंक दिस इज फेक। हाँ, स्क्रिप्टेड होता है, पहले से लिखा होता है, वो बोल रहे हैं, दिस इज फेक। अदरवाइज मैं जो मानता हूँ कि चार्ली चैपलिन इज 110% ओरिजिनल। हाँ, तो उनको देखकर, उन्हीं का ही मैं अधिकतर वो वीडियोस, क्लिप वगैरह वो देखता रहता। चार्ली चैपलिन तो बहुत जाना माना नाम है, अपने क्षेत्र की बहुत सारी ऐसी चीजें जो उन्होंने ही उनका आविष्कार किया, शुरू करी। हाँ, इस तरह का उनका काम रहा है। हाँ, तो मेरा मानना है कि चार्ली चैपलिन ही मेरा जो है वो है। अच्छा, लास्ट में, टाइम भी अंकल बहुत हो गया है, तो लास्ट में बस आपके 5 मिनट और लूंगा, एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड। रैपिड फायर मतलब जल्दी जल्दी से मैं आपसे छोटे छोटे सवाल पूछूंगा, आप उसका जवाब देंगे। कुछ हाँ ना में भी हो सकता है, कुछ आप बोलना चाहें एक शब्द, बस इतना, ज़्यादा लंबा नहीं करना है, बस जल्दी से फिर ख़त्म करते हैं। जी। फिल्में देखते हैं? नहीं, मेरे फिल्म देखे हुए शायद 18-20 साल हो गए। जब देखते होंगे तो उस टाइम का कोई फेवरेट हीरो, फेवरेट हीरोइन कौन रहा? फेवरेट हीरो मेरा था मनोज कुमार। मनोज कुमार जी का हाल ही में निधन भी हुआ। हाँ, मनोज कुमार जी थे हमारे। और अगर कोई हीरोइन थी तो वो मुमताज़ कह लो, या एक हीरोइन थी काफ़ी फेमस, उनका नाम माला सिन्हा। माला सिन्हा, अच्छा अच्छा, माला सिन्हा तो बात, उनकी एक मूवी है गीत। हाँ, वो मूवी बहुत देखता हूँ, मेरी बहुत फेवरेट मूवी है। हाँ, बस। अच्छा, उसके बाद खाने में आपको सबसे ज़्यादा फेवरेट क्या है आपका? मेरा खाने में? हाँ, आलू के पराठे। नाश्ते वाला आइटम होगा। और मीठे में क्या पसंद है आपको सबसे ज़्यादा? मीठे में रबड़ी। अच्छा, और घूमने के लिए कहाँ जाते हैं? घूमने के लिए सिर्फ एक ही जगह जाता हूँ मैं, सिर्फ मंदिर। हाँ, तो कौन से भगवान में ज़्यादा आस्था रखते हैं? मेरे साईं बाबा पे। साईं बाबा में? हाँ, मैं आज 25 साल 30 साल से मैं साईं बाबा को ही मानता हूँ। भले ही कुछ दुनिया कुछ भी बोले, लेकिन इनके आगे बहुत कुछ रियलिटी है और मैंने सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है इनसे। और उसके बाद आपको क्या लगता है कि जो सरकार बीजेपी की आई है 5 साल तक टिक पाएगी? देखो, 5 साल, 10 साल, 15 साल
अभी तो स्टार्टिंग है। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि पिछली बार जब बीजेपी की सरकार आई थी दिल्ली में, हाँ। तब 2 बार उन्हें चीफ मिनिस्टर बदलना पड़ा था। टोटल 3 चीफ मिनिस्टर ने सर्व किया था 5 साल के मैं कह अंदर। रहा हूँ इस बार के 5 ना बदलना पड़ जाए, अच्छा। क्योंकि जिस प्रकार रेखा गुप्ता जी के पीछे लोग पड़े हुए हैं, छोटी छोटी चीजें उनकी डाल देते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं इंटरनल पॉलिटिक्स हो रही है कुछ? हाँ, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। वो तो समय बताएगा कि 5 साल चलेंगे या 1 साल चलेंगे, लेकिन अगर अच्छे काम होंगे तो 5 साल, 20 साल, 25 साल, 27 साल तक बीजेपी कहीं नहीं जाती। इस बार आपने बताया कि 2029 में कुछ पक्का नहीं है, मोदी जी लड़ेंगे, या वो तो खैर शीर्ष नेतृत्व जो है वो डिसाइड करेगा। लेकिन फिर भी अगर आप एक व्यक्ति या 1-2 व्यक्ति का नाम लेना चाहें जो मोदी जी के बाद आपको लगता है कि उसके बाद वो कार्य संभाल सकते हैं उस तरह का। नहीं, मैं हम लोग नहीं बता सकते कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। आएगा नहीं कभी भी 29 के बाद, नहीं तो 34 में, नहीं तो 39 में। पता है, हमें सब पता है कौन आएगा कौन नहीं आएगा। अच्छा। लेकिन हम लोग नहीं ये सब बताते कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। हाँ। वो समय बताएगा। हाँ, 1 महीने या 1 हफ्ते पहले हाँ। मैं आपको बता दूंगा। जब बनना होगा तब हम आपको जरूर बताएंगे आपके चैनल में कि अब प्रधानमंत्री जी कौन आ रहे हैं। अच्छा। आईपीएल देखते हैं? आईपीएल मैच, क्रिकेट मैच। क्रिकेट मैच। हाँ, देखता हूँ। फेवरेट टीम कौन सी है उसमें? टीम कोई नहीं, प्लेयर होता है बस। प्लेयर होता है। कौन सा फेवरेट प्लेयर है क्रिकेट में? जो अच्छा चल जाए। अच्छा। जो अच्छा चल जाए। अच्छा। चलिए सुनील खुरचन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया हमारे दर्शकों को और हमें। और फिर उम्मीद करेंगे आपसे समय लेके फिर कुछ समय बाद मिलेंगे, फिर कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।